देखो, the topic that we are going to study is 4.6 simple input and output. Now we already know that we can give input to the computer in the form of something which is given like here. Let us see this. a इज इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना. a इज इक्वल्स टू हेलो, तो a की वैल्यू हेलो हो जाएगी. ये तो हमको पता है कि इस तरीके से इनपुट दिया जा सकता है. बट in this part what we are going to study is wait admit okay, so in this part what we are going to study is that how to take user इनपुट्स, है ना. तो यूज़र इनपुट लेने के लिए एक चीज़ जो हमने देखी थी जो काम की होती है उसको हमने पढ़ा था, वो होता था इनपुट फंक्शन. जब कभी आप इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम सिंपली हमारे प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. ऑलराइट, तो यूज़र से इनपुट लेने का जो फंक्शन था वो था इनपुट फंक्शन. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनपुट लेते कैसे हैं. तो जब कभी आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन लगाने के बाद वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क. लाइक जस्ट अ मिनट. हाँ, जैसे कि ये यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पर आपको इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है, लिखा है व्हाट इज़ योर नेम. तो आपको देखोगे जब आप इसको रन करोगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा व्हाट इज़ योर नेम, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा. जैसे ही आप इसके आगे आपका नाम लिख के एंटर करोगे तो वो नाम आपका वहाँ पर एज अ इनपुट एंटर हो जाएगा. बट जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी तब मैंने आपको एक ख़ास चीज़ इसके बारे में बताई थी कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा और हमेशा जिस तरीके का इनपुट लेता है वो इनपुट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है. मतलब आप पूछोगे व्हाट इज़ योर एज, आपने बोला 10, तो 10 जो होगा वो 10 को एज अ इंटीजर रीड नहीं करेगा. ठीक है, वो एज अ इंटीजर उसको रीड नहीं करेगा, पर वो उसको कैसे रीड करेगा, वो उसको 10 को एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा. तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि वो इंटीजर के फॉर्म में रीड नहीं करने वाला है, वो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करने वाला है. ऑलराइट, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग जो होता है वही इनपुट वैल्यू के अंदर जो डेटा आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है. ये हमने देखा था. जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको जूम इन करते हैं और उसको समझते हैं. ये देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर एज. आपने इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है, यूज़र से आपने इनपुट लिया, यूज़र ने डाला 16. और जब आपने एज, ये जो एज नाम का ये जो वेरिएबल दिख रहा है, इस एज को जब आपने प्रिंट करने की कोशिश करी तो आंसर क्या आया, 16. और सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है 16. वो सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है 16, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 16 है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है. ठीक है, वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है. अभी वो उसको एज अ नंबर नहीं ले रहा. देखो यहाँ पर एक टाइप फंक्शन होता है, जिस टाइप फंक्शन का लगाकर आप टाइप फंक्शन को लगाकर आप चेक कर सकते हो कि आपने जो वैल्यू डाली है वो किस टाइप की है. तो यहाँ पर जब आपने टाइप फंक्शन लगाया, फंक्शन मतलब ये ब्रैकेट, जब आपने टाइप फंक्शन लगाया किसके ऊपर, एज के ऊपर, तो एज पे जब टाइप फंक्शन लगाया तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिला, आउटपुट देखने को मिला str. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आपने इनपुट करी है वो एक स्ट्रिंग है, जबकि हमने 16 एक नंबर एंटर किया है, मेरी एज एंटर करी है जो कि 16 है. बट फिर भी वो उसको कैसे कंसीडर कर रहा है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है. तो यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट करता है. तो अब आपको जब इधर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करता है, आपको नंबर्स इनपुट करवाना है, तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन के साथ एक और चीज़ इस्तेमाल करनी होती है जिसको बोलते हैं इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन. ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसको कैसे इनपुट कर सकते हैं. ये देखो, यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझा था. ये देखो, मैं ये वाला पेज आपको ओपन करके बताता हूँ. जस्ट अ मिनट. ये देखो, आप यहाँ पर आ जाओ, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, विजिबल है, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ. आपने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया, उसमें आपने यूज़र से इनपुट फंक्शन लगा के लिखा एंटर मार्क्स.
पर अगर आप सिर्फ इतना लिखते जितना मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, तो जो भी आप मार्क्स डालते वो मार्क्स को यूज़र एज अ स्ट्रिंग काउंट करता। तो मैं उसको स्ट्रिंग काउंट नहीं करवाना चाहता था, तो मैंने क्या किया, इस पूरे इनपुट फंक्शन के पहले एक फ्लोट फंक्शन और लगा दिया। तो उससे क्या होगा, अब इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो एज अ फ्लोट जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आपने आंसर डाला 73.5, नीचे वाली लाइन में आप देखोगे। तो ये जो 73.5 है, अगर आप इसका टाइप देखना चाहो तो यहाँ पर देखो इसने क्या आपको दिया आंसर, कि इसका टाइप क्या है, टाइप है फ्लोट। सिमिलरली अगर आप एज फंक्शन बनाते हो, एज नाम का वेरिएबल बनाते हो, इनपुट फंक्शन लगा के लिखते हो व्हाट इज़ योर एज, सिर्फ इतना लिखते तो आउटपुट आता है स्ट्रिंग में। पर आपने यहाँ पर एक खास काम कर दिया, यहाँ पर आई एन टी भी लगा दिया। जब आपने यहाँ पर आई एन टी भी लगा दिया, तो आई एन टी लगाने से क्या होगा, इस इनपुट फंक्शन का जो भी आंसर स्ट्रिंग में आ रहा था वो इस आई एन टी के लगाने से अब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जैसे 16 एज इनपुट करते हो, तो ये 16 क्या रहेगा, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट में इन्होंने उसको रन कर कर बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी पिछली क्लास में देख चुके थे। ये जस्ट एक कह सकते हो टाइप ऑफ रिवीजन की भैया ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं, और क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक इससे ही कनेक्टेड था तो इसको समझाना भी ज़रूरी था। अब देखो अब क्या होता है, कुछ पॉसिबल एरर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो नीचे दिया हुआ है 4.6.1a, पॉसिबल एरर्स वाइल रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज। आपको आवाज़ आ रही है? देखो पॉसिबल एरर्स क्या आ सकती है। अब हमको पता चल गया कि इनपुट लेना है, इंटीजर में लेना है तो इंटीजर फंक्शन लगाना है, इनपुट लेना है फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो फ्लोट फंक्शन लगाना है। हमको सारी चीज़ें पता चल गई, बट फिर भी कुछ पॉसिबल एरर्स आ सकती हैं। कैसे, क्या गलतियां हो सकती हैं, तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं इनको स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट में वैल्यू इनपुट करते समय। ये देखो ऊपर वाला पहला वाला जो प्रोग्राम है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपने इनपुट फंक्शन लगाया व्हाट इज़ योर एज, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आपने क्या लगाया है, आई एन टी फंक्शन लगाया है, मतलब आप वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आपसे पूछा व्हाट इज़ योर एज, और आपने क्या इनपुट किया, 17.5। अब जब आप 17.5 एंटर करोगे और आपने इंटीजर वेरिएबल दे रखा है, तो सीधी सी बात है 17.5 इंटीजर के अंदर तो आता नहीं है। डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा किसके अंदर आती हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज़ फ्लोट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या इंटीजर लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एरर आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगी। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, आपने लगाया इनपुट फंक्शन व्हाट इज़ योर एज पर, चलो ठीक है, तो आपको एज वेरिएबल के अंदर एक क्वेश्चन पूछने को मिलेगा व्हाट इज़ योर एज। आपने इंटीजर लगा रखा है और आपने देखो 17 लिखा, पर 17 कैसे लिखा, इस तरीके से SEVENTEEN। हाँ चलो ठीक है, इसका मतलब 17 होता है, पर क्या ये वैलिड है, नहीं है। तो यहाँ पर आपने स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिख दिया है 17, तो ये भी इनवैलिड रहेगा। देखो एरर क्या थी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर फंक्शन विथ बेस 10, है ना, मतलब कि इंटीजर फंक्शन के लिए आपने जो वैल्यू डाली है, जो लिटरल प्रोवाइड करा है, लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू, है ना, तो आपने जो लिटरल प्रोवाइड किया है, जो कांस्टेंट वैल्यू 17 प्रोवाइड की है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इनवैलिड है, वो वैल्यू यहाँ पर इनवैलिड है। थर्ड एग्जाम्पल को देखो, थर्ड एग्जाम्पल में आपने क्या किया, फिर आपने व्हाट इज़ जो एंटर मार्क्स, एक क्वेश्चन पूछा, उसको मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और आपने मार्क्स डाले 73.5.0। अब आप दो डेसिमल वैल्यूज़ वाली वैल्यू डाल रहे हो, तो दो डेसिमल वैल्यूज़ वाली वैल्यू तो होती नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसको फ्लोट कंसीडर करेगा ही नहीं। देखो इसने क्या कंसीडर किया, इसको इसने यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया है, और क्या बोला कि इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, 73.5.0 को फ्लोट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो दिस विल बी योर एरर। मतलब क्या हुआ कि जब कभी आप इंट फंक्शन पास करते हो तो आपको होल नंबर्स देना है, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं देना है। जब आप फ्लोट फंक्शन पास करते हो तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ देना है,
और अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल पास करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैं जो भी तरीके का वेरिएबल पास कर रहा हूँ मैं उस वेरिएबल में उसके कंसिडर कर जाने वाली वैल्यूज़ को ही उसके अंदर एंटर करूँ। चौथा एग्जाम्पल जो है, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर एंटर मार्क्स करके एक क्वेश्चन पूछा, मार्क्स वेरिएबल के अंदर उसको डाल दिया, फ्लोट यहाँ पे वेरिएबल लगाया, वैल्यू डाली 73। अगर सिर्फ 73 लिखा होता तो ऑटोमेटिकली पाइथन उसको क्या करता, 73.0 कंसीडर कर लेता ऑटोमेटिक और ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती। पर देखो इसने क्या किया, 73% भी लिख दिया। अब परसेंट क्या है, ये तो स्ट्रिंग है ना, आपको लिखना नहीं है, आपको पूछा एंटर मार्क्स तो सिर्फ 73 आप लिख दो, दैट इज इट। उसके बाद आपको कुछ 73 मार्क्स, 73 मार्क्स इन इंग्लिश, 73%, ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन इसने क्या किया, पाइथन अंडरस्टूड दैट दिस इज अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू अ फ्लोट वेरिएबल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो यहाँ पर एरर आएगी। तो ये कुछ तरीके की एरर्स हैं जो जनरली जनरेट हो सकती हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे इन एरर्स से डील करना है और ये एरर्स हमारी स्क्रीन पर क्यों आ रही हैं, ये हमको बिल्कुल से जानकारी होना चाहिए। देखो इन्होंने हमको ऊपर बताया भी है कि अगर आप सिर्फ 73 लिखते तो 73 का वो 73.5 और 0.73 ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे और इनमें कोई भी एरर आने वाली नहीं है, क्योंकि 73 का वो 73.0 कंसिडर कर लेगा, 73 पॉइंट को वो ऑलरेडी 73 पॉइंट को फ्लोट ही मानता है और 0.73 फ्लोट वैल्यू है ही है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो इस तरीके की वैल्यूज़ अगर आप पास करते हो तो वो एक्सेप्टेबल हैं, वो वैलिड वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप ऐसा लिख दो 73.5.0 तो वो तो इनवैलिड ही होना है। अब आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन, अब प्रिंट फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। प्रिंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप आपके कंप्यूटर्स पे आउटपुट को देख सकते हो। मतलब आपके कंप्यूटर पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है तो मॉनिटर, जैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो होगा वो मॉनिटर पे ही आएगा। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन आपकी स्क्रीन पर जो मतलब आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट आया है उस आउटपुट को आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करेगा। तो ये करने के लिए आपके आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर शो करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको प्रिंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। प्रिंट फंक्शन इज व्हाट, प्रिंट फंक्शन it is a function that can be used to send the output that has been generated by Python to the standard output device which is normally a monitor। तो इन डिवाइसेस पे अगर आपको कुछ इन आउटपुट जनरेट करना हो तो आप लोगों को प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप आपके मॉनिटर पे कुछ भी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने लिख कर बताए हैं जहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। पहला वाला है प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट 17.5, तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे 17.5, 17.5 आपके एक मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन दिखेगी। ये देखो यहाँ पर आपने प्रिंट किया 3.14159 इंटू आर। अब ये आर इंटू आर की वैल्यू कहीं ऊपर पहले से डिफाइन करी हुई होगी। जैसे अभी मैं मान लेता हूँ आर इज इक्वल्स टू 2, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर आर इंटू आर होगा, मतलब आर स्क्वायर होगा, तो आर इंटू आर होगा 4, 4 में 3.14 का मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा कि वो जो आंसर आया है वो आपका एक आउटपुट है। अब इस आउटपुट को आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पर, तो आपको इसको प्रिंट फंक्शन के साथ लिखना पड़ेगा जो कि ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट फंक्शन के साथ लिखोगे तो आपके आउटपुट डिवाइस पर 3.14159 इंटू आर का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इन्होंने 3.14 ले ली, और आर स्क्वायर आर इंटू आर, तो आर की वैल्यू मैंने अभी 2 बाई डिफ़ॉल्ट ऐसी मान ली, अज्यूम कर ली, तो आर इंटू आर 4 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन लगाया आई एम, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ये बहुत खास है। आई एम कैसे लिखा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आई एम, पर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना था, तो ये अपोस्ट्रोफी डायरेक्टली तो लग नहीं सकता,
तो इसको लगाने के लिए क्या लगाया इन्होंने आके, एक ये सिंबल लगाया। इस सिंबल को हमने पहले पढ़ा था, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम, तो इस सिंबल को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके यहाँ पर इन्होंने ये अपोस्ट्रोफी प्रिंट किया है। फिर देखो, फिर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है जो अपोस्ट्रोफी में नहीं है। जो चीज़ अपोस्ट्रोफी में नहीं है तो 12 + 5 का आंसर आएगा, और यहाँ पर आउटपुट आएगा 17। और ईयर्स ओल्ड जो है वो अगेन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाने वाली चीज़ कैसे प्रिंट होती है, एज इट इज़, जैसी है वैसी की वैसी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, तो वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होती है। पर 12 + 5 जो था वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा क्या, नहीं लिखा। जब ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा तो इसका कुछ आउटपुट आएगा, और आपको स्क्रीन पर जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो होगा आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर जनरेट कर नहीं बताया है कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रिंट फंक्शन होता है ना, इस प्रिंट फंक्शन के कुछ और ख़ास फीचर्स भी हैं। वो फीचर्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर जो होता है प्रिंट फंक्शन का, वो क्या होता है उसको देखते हैं। इट ऑटो कन्वर्ट्स आइटम्स टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली प्रिंट फंक्शन जो होता है वो सारे आंसर्स को, वैल्यूज़ जो हो गई जनरेट हो गई, 12 + 5 तो 17 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो गई तो वो क्या करेगा, जो आंसर अब आ गया उस आंसर को वो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब डेटा जो होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर होगा प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड देखते हैं। सेकंड, इट इंसर्ट्स स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये जब आप दो या दो से ज़्यादा आइटम्स डालते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो एक स्पेस उनके बीच में इनपुट कर देता है। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम इसको देखते हैं, ये वाले एग्जांपल को देखो। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ये एक प्रिंट फंक्शन लगाया, प्रिंट फंक्शन लगाया, क्या लिखा आपने, माय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमित। आपने 4 वैल्यूज़ पास करी कॉमा लगा लगा के। जब आपने 4 वैल्यूज़ पास करी कॉमा लगा लगा के, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो जो वैल्यूज़ लिखी हैं, क्या उनमें कहीं पर आपने स्पेस दिया, कहीं पर भी आपने स्पेस नहीं दिया। माए, तो माए के ठीक पहले इन्वर्टेड कॉमा है, वाई के ठीक बाद इन्वर्टेड कॉमा है। सिमिलरली नेम भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसके आगे या पीछे कोई भी स्पेस नहीं है। इज़ के आगे पीछे भी कोई स्पेस नहीं है, अमित के आगे पीछे भी कोई स्पेस नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो वही प्रिंट होती है ना जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है, वो एज इट इज प्रिंट होती है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए था। देखो, यहाँ पर आउटपुट आना था माई नेम इज अमित। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें एक साथ आनी थी, कंटिन्यूअस, स्पेस नहीं आना था। पर क्या हुआ, जब आपने इसको प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया माय स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस अमित। मतलब ऑटोमेटिकली प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली दो वैल्यूज़ के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस इनपुट कर देता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक जब आप कोई दो वैल्यूज़ पास करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर स्पेस इनपुट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक कैसे होता है, कुछ तो लॉजिक लगा होगा, कुछ तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन करता होगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पर दो खास चीज़ें होती हैं। अगर आप पिछले पेज पे देखोगे, तो पिछले पेज पर यहाँ पर इन्होंने लिखकर बताया होगा, हाँ यहाँ पर देखो, ये ऊपर जब प्रिंट फंक्शन स्टार्ट हो रहा था वहीं पर देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है एस ई पी इज इक्वल्स टू, जिसको बोलते हैं सेपरेटर इज इक्वल्स टू। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है एंड इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक एस ई पी और एंड, जिसके बारे में मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया, अब मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में समझाता हूँ। एस ई पी जो होता है, सॉरी, एस ई पी जो होता है, इस एस ई पी का मतलब होता है सेपरेटर, ठीक है।
एक बात ध्यान रखना, SCP का मतलब होता है सेपरेटर, और सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप यहाँ पर सेपरेटर नहीं अलाउ करते हैं, सेपरेटर कुछ भी नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है, तो इस सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस। जब इस सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, तभी जब आप इस तरीके का इनपुट देते हो तो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ के बीच में स्पेस इनपुट हो जाता है। पर ऐसा क्या, जब हम, क्या हम इस सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप इस सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो देखो, अभी तक आप इतना प्रोग्राम बनाते थे, ये देखो, अभी आप इतना प्रोग्राम लिखते थे, प्रिंट फंक्शन माय नेम इज़ अमित, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाता था। हम इतना फंक्शन लिखते थे तो क्या होता था, ऑटोमेटिक उनके बीच में एक स्पेस आ जाता था। बट अब हमने क्या किया, माय नेम इज़ अमित जो वैल्यू पास करनी थी, उस वैल्यू को पास करने के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाकर एक और वैल्यू, एक और एट्रीब्यूट पास किया जो था SEP इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। जब हमने पास किया SEP इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, तो अभी जो सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती थी, अब वो वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई है, डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर आप यहाँ पर अब माय नेम इज अमित प्रिंट करेंगे, तो माय के बाद 3 डॉट लग जाएंगे, नेम के बाद 3 डॉट लग जाएंगे, इसके बाद 3 डॉट लग जाएंगे, और अमित के बाद 3 डॉट लग जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट में यहाँ पर सेपरेटर की वैल्यू आपने स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी उसको बदलकर अब आपने क्या कर दिया है, उसको बदलकर आपने डॉट 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 कर दिया है। तो हर एक ऑब्जेक्ट लिखा जाने के बाद, माय एक ऑब्जेक्ट है, नेम एक ऑब्जेक्ट है, इज़ एक ऑब्जेक्ट है, अमित एक ऑब्जेक्ट है, इन चारों ऑब्जेक्ट्स के देखो बाद में या पहले यहाँ पर इन्होंने डॉट 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 इनपुट कर दिया है, तो आप सेपरेटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ सेपरेटर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एंड। अब दो चीज़ थी, सेपरेटर, तो सेपरेटर में बता चुका, सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस। अब दूसरा जो होता है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद जब आप पूरा का पूरा फंक्शन लिख देते हो, तो वहाँ पर एंड फंक्शन क्या करेगा, वो ये बताएगा कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो एंड कैसे होगा। ठीक है, वो एंड कैसे होगा, तो वो एंड कैसे होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एंड फंक्शन होता है, वो एंड फंक्शन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है एंटर। वो होती है एंटर, मतलब हर लाइन लिखने के बाद प्रिंट फंक्शन अगली लाइन पे आंसर प्रिंट करता है। जैसे मैं लिखता प्रिंट माय नेम इज़ अमित, फिर नीचे लिखता प्रिंट माय नेम इज़ अमित, फिर नीचे लिखता माय नेम इज़ अमित, तो ये क्या करता, 3 लाइन में आंसर देता, माय नेम इज़ अमित, माय नेम इज़ अमित, माय नेम इज़ अमित। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जो एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, वो है एंटर, मतलब नेक्स्ट लाइन। तो माय नेम इज़ अमित प्रिंट हुआ, एंटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अगली लाइन में आ गए, माय नेम इज़ प्रिंट हुआ, फिर एंटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गए, माय नेम इज़ अमित प्रिंट हुआ, फिर एंटर, नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो यहाँ पर जैसे कि स्पेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, वैसे ही लाइन को एंड करने की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हर एक स्टेटमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है नेक्स्ट लाइन, मतलब एंटर। मतलब यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में ही डेटा एंटर करते हो। तो देखो, अब जो सेपरेटर था, तो सेपरेटर की वैल्यू तो आपने चेंज करके देख ली कि सेपरेटर की वैल्यू आपने डॉट 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 लगा के देखा, और वहाँ पर डॉट 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 लगकर आंसर प्रिंट हो रहा था। बट क्या आप इस एंड की वैल्यू चेंज कर सकते हो? तो हाँ, आप इस एंड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज किया जा सकता है। अब कैसे चेंज किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम इन्होंने हमको बताया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने इसको सिर्फ इतना लिखा होता, अगर ये प्रोग्राम को सिर्फ इतना लिखा होता, प्रिंट फंक्शन और माय नेम इज़ अमित, जितना यहाँ पर अभी बॉक्स के अंदर दिख रहा है, सिर्फ इतना अगर मैंने लिखा होता, तो आंसर क्या आता, माय नेम इज़ अमित, और एंटर दब जाता, और नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होता। ठीक है, एक लाइन में आंसर आया था, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता। पर देखो इन्होंने क्या किया है, इस फंक्शन के साथ आखिरी में कॉमा लगाकर एक और एट्रीब्यूट पास कर दिया है, जो कि है एंड इज इक्वल्स टू डॉलर।
जब इन्होंने यहाँ पर ऐसा प्रिंट कर दिया एंड इज इक्वल्स टू डॉलर, तो क्या होगा, अब जो एंड फंक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी नेक्स्ट लाइन, मतलब फंक्शन लिखा जाने के बाद जो अगली लाइन में जा रहा था, अब वो अगली लाइन में जाने की बजाय अब क्या करेगा, माय नेम इज़ अमित प्रिंट करेगा, उसके बाद एक डॉलर का सिंबल लगाएगा और उसके बाद आई एम 16 ईयर्स ओल्ड प्रिंट कर देगा। तो क्या नेक्स्ट लाइन में जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डॉलर से रिप्लेस कर दिया है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक नेक्स्ट लाइन में जाने की होती थी, वो नेक्स्ट लाइन में जाने वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आपने डॉलर से रिप्लेस कर दिया। तो देखो जब आपने इसको रन किया तो आउटपुट देखो क्या आया, माई नेम इज़ अमित डॉलर आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट लाइन पे बिल्कुल भी नहीं गया, उस ही लाइन पर ये आउटपुट प्रिंट हो गया। सिमिलरली देखो सेकेंड एग्जाम्पल, ये और क्लियर कर देगा हमको। ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 20, 30, मतलब ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30। आपने प्रिंट किया ए इज इक्वल्स टू, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, कॉमा लगाया और लिखा ए, तो ए की वैल्यू क्या है 20, तो ऐसा कुछ आंसर प्रिंट होगा ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और ए की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है तो ए की वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्रिंट हो गया। अब देखो आंसर देखना क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू 20, इतना तो प्रिंट हो गया। अब एंड की प्रॉपर्टी आपने क्या लगा रखी है, स्पेस, तो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा, और b इज इक्वल्स टू, और b की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके का आंसर प्रिंट होगा। क्या प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एंड की वैल्यू जो कि डिफ़ॉल्ट होती है नेक्स्ट लाइन, आपको उसको चेंज करना था और आपने उसको बदल दिया और उसको एक ब्लैंक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखो a और b के बीच में जहाँ पर ये एरो दिख रहा है, ये एरो जो है ये उस ब्लैंक वैल्यू को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है और आप उसकी जगह जो भी वैल्यू आप इनपुट करना चाहो वो इनपुट कर सकते हो। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल, बस फिर क्लास एंड करते हैं। आपने यहाँ पर देखो नेम की वैल्यू दे दी, नेम इज इक्वल्स टू एंथुजियास्ट, नेम की वैल्यू दे दी एंथुजियास्ट, फिर आपने प्रिंट किया हेलो, कॉमा लगाया, एंड फंक्शन के साथ आपने दे दिया स्पेस, अगली लाइन पे हेलो के बाद अगली लाइन पे नहीं जाएगा, हेलो के बाद क्या होगा, एक स्पेस आएगा, और स्पेस आने के बाद क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नेम, नेम की वैल्यू क्या है एंथुजियास्ट, तो प्रिंट होगा हेलो एंथुजियास्ट। फिर ये नेम प्रिंट करने के बाद क्या यहाँ पर कोई एंड फंक्शन लगा है? नहीं लगा। जब यहाँ पर कोई एंड फंक्शन नहीं लगा तो अब अगली लाइन पे जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हाउ डू यू फाइंड पाइथन। तो देखो आउटपुट क्या आया, हेलो, हेलो के बाद लगा था एंड फंक्शन, एक स्पेस देना था, तो हेलो और एंथुजियास्ट के बीच में स्पेस है। फिर आपने प्रिंट किया नेम, तो नेम की वैल्यू क्या थी एंथुजियास्ट, तो एंथुजियास्ट प्रिंट हो गया। ये वाली लाइन में कहीं पर एंड लगा है क्या? नहीं लगा। जब एंड यहाँ पर नहीं लगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, तो ये यहाँ से एंटर दब गया, नेक्स्ट लाइन में आ गए और नेक्स्ट लाइन में लिखा आ गया हाउ डू यू फाइंड पाइथन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमको इन्होंने पाइथन फंक्शंस के बारे में समझाई हुई हैं, और इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट था हमारे पास। कल जो है हम इसके कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, हम प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं और कैसे इनको रन किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर्स पे इसको समझा सकूँ, तो देखते हैं क्या होता है कल की क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आप लोगों के पास होगी, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो उस पीडीएफ में से जो आज पढ़ा ना, इतना आप एक बार ज़रूर से देखना, क्योंकि ये तो क्लास थी तो हमने फटाफट इसको गो थ्रू कर लिया, बट आप लोगों को एक बार इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों को एक बार समझ लोगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछना, बट अभी के लिए आप जो भी आज पढ़ा है उसको एक बार ज़रूर पढ़ना। ऑलराइट, कुछ डाउट्स हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो जूम मीटिंग अभी रिकॉर्ड हुई है, ये रिकॉर्डेड मीटिंग मैं कहीं पर आप लोगों को शेयर कर दूँ, ताकि जो लोगों ने मिस कर दिया या किसी को कोई टॉपिक को फिर से गो थ्रू करना है तो वो उसको देख सके। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको भी अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।